Hello, good morning students. Today we will discuss inverse of a matrix यानी आव्यूह का प्रतिलोम। आज हम आव्यूह के प्रतिलोम की बात करेंगे। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix B of the same order such that A into B is equal to identity is equal to B into A. In such a case we say that the inverse of A is B को डिनोट करते हैं A इनवर्स ऑफ B। इसका मतलब ये है कि n क्रम के वर्ग आव्यूह को व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल को कहते हैं व्युत्क्रमणीय, एक वर्ग n क्रम के वर्ग आव्यूह को व्युत्क्रमणीय कहा जाता है यदि एक किसी वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार हो, क्रम वही होगा, सेम ऑर्डर लिखा है ना, तो वही क्रम होगा। तो एक उसी क्रम के वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार हो कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ n। n का मतलब जैसे हमने n क्रम लिया है तो n क्रम का ही हमें आइडेंटिटी मिलेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि माना A और B दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, तो वो इस प्रकार से हो कि उन दोनों का गुणनफल A इंटू बी या फिर B इंटू ए आइडेंटिटी मिले, तो हम A को B का तथा B को A का प्रतिलोम कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं A इनवर्स ऑफ B, यानी A इनवर्स इज इक्वल टू B, एंड ऐसे भी कह सकते हैं कि B इनवर्स इज इक्वल टू A। ठीक है, तो ये इन्वर्स वाली बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज में भी कि भाई 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना, तो 1 आता है। 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक है, हिंदी में कहें तो वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 1/2, तो 2 का 1/2 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो वो एक नंबर सिस्टम की बात है, हम यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ सीधा ये है कि अगर दो समान क्रम के आव्यूह, इन दोनों का गुणनफल आइडेंटिटी आता है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम ये है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पजेजेस अ यूनिक इनवर्स, यानी प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अभी समझ में आया, जिस आव्यूह का इनवर्स यानी प्रतिलोम निकाला जा सकता है, जिस आव्यूह का प्रतिलोम अस्तित्व में होता है, ऐसे आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो ये कह क्या रहा है? थ्योरम ये कह रही है कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पजेजेस अ यूनिक इनवर्स, इसका कि प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, मतलब 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, केवल और केवल 1 होता है। अद्वितीय का मतलब नॉट 2, या मतलब एक अकेला। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने ये ले लिया कि लेट A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई एक A मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, जो कैसा है? व्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका इनवर्स परिभाषित है। अब इसने कहा है इसका जो इनवर्स है वो यूनिक होगा, इस बात को प्रूव करो। यही प्रूव करना है हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम उल्टा मान के चल रहे हैं। मैं कन्वर्सली ये ले रहा हूँ कि इसके यूनिक इनवर्स ना होकर, यानी एक इनवर्स ना होकर के 2 इनवर्स हैं। तो मैंने लिख लिया यहाँ, लेट B एंड C आर 2 इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ऑफ A, यानी B और C इस A के प्रतिलोम है, ये मैंने मान लिया। फिर इस बात को मैं ये दिखाऊंगा कि B और C ये 2 नहीं है, एक ही है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है।
तो मैंने इसका लेके चला हूँ इसको कि भाई इसके इन्वर्स 2 हैं बी और सी, और फिर इस बात को गलत सिद्ध करूँगा। गलत का मतलब है कि मैं बी और सी को जो 2 मान के चला हूँ इसको मैं 1 ही दिखाऊँगा। तो चलो आते हैं इन्वर्स की डेफिनेशन पे। अगर बी और सी इसके वास्तव में इन्वर्स हैं तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए के साथ बी का प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी आना चाहिए, या फिर बी का ए के साथ में ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, ये क्या मिलना चाहिए हमें, आइडेंटिटी मिलना चाहिए उसी ऑर्डर का। जैसे ए एन ऑर्डर का है और बी और सी इन्वर्स है उसके उसी ऑर्डर के हैं, तो ए और बी का मल्टीप्लाई या बी और ए का मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए हमें, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो हमने डेफिनेशन के हिसाब से लिख लिया। अब यहाँ क्या माना था हमने, बी, तो बी के लिए लिख लिया। अब सी को भी हमने इन्वर्स माना है तो सी के साथ में भी ये होगा कि ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्डर। तो ये भी एन ऑर्डर का होना चाहिए। इसको हमने फर्स्ट नंबर डाल दिया, इसको डाल दिया सेकंड नंबर। अब इसके बाद में हमें इस फर्स्ट वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो दूसरा सी मैट्रिक्स माना है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड। तो मैंने लिख दिया है ऑन मल्टीप्लाइंग बाई सी इन फर्स्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो क्या आया, सी इंटू ए बी इज इक्वल टू सी इंटू आइडेंटिटी ऑफ एन। इसमें मल्टीप्लाई किया है तो सी इंटू ए बी इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये हमने पढ़ा है कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, यानी साहचर्य नियम का पालन होता है। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा तो क्या हो जाएगा, सी और ए को हम ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इंटू बी ऐसे कर सकते हैं, सी इंटू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो वही मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो सी इंटू आइडेंटिटी सी ही रहेगा। अब सी इंटू ए एक ब्रैकेट में इंटू बी, अब सी इंटू ए इस कंडीशन से क्या है, सेकंड से, ये भी आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे। सी इंटू ए क्या दे रहा है, आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्डर इंटू बी इज इक्वल टू सी। अब आइडेंटिटी का फिर बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी ही आएगा। तो क्या मिला यहाँ, देखो यहाँ क्या मिला, यहाँ मिल गया आपका b इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी। तो लेके हम क्या चले थे कि b और c दो इन्वर्स हैं और b और c इक्वल है यानी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने दो इन्वर्स माने थे वो दो न हो करके एक ही इन्वर्स है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अब हम लिख सकते हैं हेंस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पजेसेस अ यूनिक इन्वर्स। ये बात प्रूव हो गई। आई होप कि आपके समझ में ये बात आ गई होगी। अब इसके बाद में एक कॉर्लरी है इसकी, उस कॉर्लरी को और समझ लेते हैं। कॉर्लरी क्या है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल, एक मैट्रिक्स है ए जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इफ देन ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, यानी इन्वर्स किसका, ए इन्वर्स का किसके इक्वल होता है, ए के। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो कॉलरी कहती है कि इसमें कोई खास बात नहीं, कि ये बात हम जानते हैं कि अभी जो कंडीशन थी उस हिसाब से कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, एक दूसरा मैट्रिक्स कोई बी है यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रहा है, तो डेफिनेट यहाँ जो लिखा है वो इस ए का इन्वर्स है। ये तो लिखा था ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, या बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए को बी का इन्वर्स, बी को ए का इन्वर्स। तो अब यहाँ लिखा कि ए और ये ए का इन्वर्स है, तो डेफिनेट है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इनका ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स इंटू ए, यही तो लिखते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बी को ए का इन्वर्स कहते हैं। अब यहाँ लिखा है ए इंटू ए इन्वर्स, तो डेफिनेट बात है क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ये इन्वर्स है डेफिनेशन के हिसाब से। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है, कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि इसका भाई ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ जो लिखा है, यहाँ जो लिखा है वो इसका इनवर्स है कि नहीं है, या यहाँ जो लिखा है वो इसका इनवर्स है या नहीं है।
मैं यही तो कहा है, ए एंड बी बोथ आर इनवर्स। तो ए इनवर्स ए का इनवर्स है, दिख भी रहा है। फिर ये जो ए है ये किसका इनवर्स है? इसका इनवर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम लिख सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, इसका भी इनवर्स। तो इसके इनवर्स को क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद थ्योरम नंबर 2 क्या है आपकी? थ्योरम नंबर 2 देखें। थ्योरम नंबर 2 है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। एक वर्गाव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में कहें तो एक वर्गाव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा यदि और केवल यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जहां पर यदि और केवल यदि आ जाएगा उस स्टेटमेंट को हमें दो तरह से प्रूव करना पड़ता है, यानी एक आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध लेकर के। तो या मैं ये कहूँ कि एक बार कर दिया फिर उसका कन्वर्स भी आपको प्रूव करना होता है। जैसे स्टेटमेंट क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी इस इंफॉर्मेशन को लेके चलोगे और फिर इसको प्रूव करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिर कन्वर्सली क्या है कि आप इसको लेके चलोगे और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवर्टिबल प्रूव करोगे। देखते हैं कैसे। तो पहले कंडीशन ले लेते हैं प्रूफ में। लेट ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए माना ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये बात मान ली हमने। देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट, तब एक आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार है, मतलब ये बात हम लेके चल रहे हैं। अब हमें दिखाना क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने मान लिया, माना एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट, तब एक आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक को हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह माना है और बी का अस्तित्व मान लिया है। तो ये किस तरह से माना है कि इन दोनों का गुणनफल है वो क्या आए? आइडेंटिटी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लें तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट और इस आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि इस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1, ये 1 होता है। अब यहाँ दो प्रोडक्ट आ गए किसके? एक तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है और एक मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो ये बात यहाँ से कंक्लूड होती है कि भाई कोई भी दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट 0 है, तो हम ये कह सकते हैं उनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई तो 0 है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। अगर ऐसा आता डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो हम ये कहते हैं कि इनमें से कोई ना कोई एक या फिर दोनों ही 0 हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेट बात है कि इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ना तो ये 0 है ना ये 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ए इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। ये पहले हम बता चुके हैं डिटर्मिनेंट के टाइप में, उसमें मैट्रिक्स के टाइप में सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और नॉट 0 है तो नॉन सिंगुलर हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि हमने एक तरफ वाली कंडीशन प्रूफ कर दी कि भाई ये इन्वर्टिबल लेके चले थे और हमने क्या दिखा दिया? इस कंडीशन को दिखा दिया। अब कन्वर्सली हमने क्या किया? अब इसको लेके चलेंगे और क्या दिखाएंगे? इन्वर्टिबल। तो कन्वर्सली लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या लेके चले? इस कंडीशन को, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है,
ये ले लिया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ कि भाई ये जो लिया है इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस बात को हम जानते हैं कि भाई ए, ये कल भी डिस्कस हुआ था कि ए इंटू एडजॉइंट कोई भी मैट्रिक्स है, इसका इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी उसी ऑर्डर की। भाई ए एन ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ऑफ ए एन ऑर्डर का होगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्डर, यानी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी। ये बात हम कल पढ़ चुके हैं, तो हमने ये लिख लिया इसको ऑर्डर चेंज करके, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ओके, अब हम इस डिटर्मिनेंट का सभी में डिवाइड कर देते हैं। इससे डिवाइड किया तो देखो ए इंटू ये आया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? अब समझने वाली बात है कि भाई ए और इस पूरे का ए इंटू बी, इसको बी कह के सपोज कर लीजिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा है, इन्वर्टिबल वाली डेफिनेशन में, कि अगर ऐसा है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं और बी, ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं और इसका जो इन्वर्स होगा वो बी होगा। ऐसे बी को भी इन्वर्टिबल कहते हैं और बी का जो इन्वर्स, वो ए का जो इन्वर्स होगा वो बी होगा। तो ये बिल्कुल सेम कंडीशन वही आ गई, ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा है वो इस ए का इन्वर्स है। तो मैं लिख दिया है यहाँ आगे कि दिस इम्प्लाई दैट ए इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब इससे क्या कंक्लूड हुआ कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में है तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब ये चीज़ क्या हो, जीरो नहीं हो। क्या हो, ये जीरो नहीं हो। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये लेके चले ये वाली कंडीशन और यहाँ से क्या डिफाइन हो गया, इसका इनवर्स। इसका इनवर्स निकल आया, ए का इनवर्स। इसका मतलब ए का जब इनवर्स ये आ रहा है, ये डिफाइन आ रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो ये डिफाइन क्वांटिटी आएगी और डिफाइन आएगा तो ए इनवर्स क्या हो गया, डिफाइन हो गया। डिफाइन हो गया तो फिर ए क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, हेंस ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ एक बात लिख दी कि ये एक फॉर्मूला ही है जिससे हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। इसको आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का लिया है, 2 -1 3 4। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इनवर्स। तो 2/2 का है तो न तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने में प्रॉब्लम है और ना ही इसका एडजॉइंट। ओके, तो ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एडजॉइंट? ओके, कि भाई एडजॉइंट जब देखा तो इसको आपस में एक्सचेंज कर लिया, 4/2 कर लिया, इनके साइन चेंज किए तो -1 का +1 हो गया और 3 का -3 हो गया। ये एडजॉइंट हो गया। अब ये एक्चुअल में जो C1 में लिखे होते हैं वो R1 के कोफैक्टर होते हैं और ये आपकी प्रॉपर्टी भी है कि किसी भी रो के उसके कोफैक्टर्स के साथ में प्रोडक्ट करिए और उसका सम करिए तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसका चूँकि हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करें, 2 × 4 8 हो, माइनस इसको कर दें तो क्या आ जाएगा 11। और 3/3 के में क्या करेंगे, ये तो 2/2 का है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/3 के में जैसे R1 ले लिया तो और R1 का C1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब एडजॉइंट का करेंगे तो जो एडजॉइंट है तो ये कोफैक्टर है, तो R1 के C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे आपको कर लेना है। तो
ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया। तो 1/11 और ये एडजॉइंट लिख दिया मैंने 4/1 - 3/2, तो ये क्या हो गया इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 4/11, 11 से डिवाइड कर दो यहाँ पे 1/11 है इसलिए 1/11 - 3/11 2/11। अब ये इनवर्स सही निकला है गलत निकला है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रफली ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर ये आइडेंटिटी आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इनवर्स आपका करेक्ट है, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की हुई है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। R1 में लिखा है 842, R2 में 294, 128। इस मैट्रिक्स को हमने लिख लिया और इसका आपसे पूछा है कि इनवर्स यानी प्रतिलोम निकालिए। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एडजॉइंट ही इसका निकाल लेते हैं। एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट निकालने में क्या बताया था मैंने, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, आप चाहो तो इसको डिटेल में हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालो, जैसे इसका C11, C12, C13 ऐसे ही सभी का निकालो और फिर कॉलम वाइज उसको नोट कर दो तो एडजॉइंट हो जाएगा। मैंने यह डायरेक्ट निकाला है, आप भी डायरेक्ट ही निकालने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो उसकी, बार बार करो कई मैट्रिक्स लेकर के। तो यहाँ मैट्रिक्स ए है, मैंने इसको कैसे लिखा है कि एक तो साइन का ध्यान रखा है कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको भी क्या है कि ये बार बार नहीं लिखना चाहो तो आप ये ध्यान रखो कि यहाँ और यहाँ इन चार जगह पे जो एलिमेंट आएंगे उनके साइन चेंज होंगे, क्यों माइनस है, माइनस ऑलवेज क्या करता है साइन चेंज करता है, बाकी कोई साइन चेंज नहीं करेगा। तो आप एक डॉट लगा लीजिए कि भाई यहाँ पे साइन चेंज होना है, यहाँ पे साइन चेंज होना है, यहाँ साइन चेंज होना है, यहाँ साइन चेंज होना है, बाकी रिमेनिंग में कहीं पर भी साइन चेंज नहीं होना है। ओके, तो पहले इसका कोफैक्टर, तो हमें ध्यान किसका रखना है कि भाई इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ता है, इसको छोड़ना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ये ध्यान रखो कि भाई इस R3 का मल्टीप्लाई इसका हर एक का पहले R2 से करते हैं, फिर दूसरे वाले के लिए हम क्या करते हैं R3 का R1 से करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर R2 को R1 से करते हैं, इस क्रम से चलते हैं। तो देखो एक बार R3 के इससे किस तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए कि 9 × 8 इसका मल्टीप्लाई 72 -8, 72 - 8 क्या आएगा 64, और ये साइन प्लस का है तो ये प्लस ही देगा +64। ओके, अब इसको छोड़ दीजिए इस वाले को, अब किसका मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसका करते हैं और इसका इस तरह से, यानी 2 का 8 से 16 और इससे मल्टीप्लाई हुआ 4, तो 16 - 4 कितना आया 12, लेकिन यहाँ साइन किसका है माइनस का, लिखा जाएगा कॉलम में, तो ये -12 हो गया। इसके बाद आते हैं हम इस पे 2 × 2 4 -9, 4 - 9 -5, अब ये साइन किसका है प्लस का, तो साइन चेंज नहीं होगा -5 ही रहेगा। ओके, अब हम आते हैं इसके कोफैक्टर पर। अब इसका कोफैक्टर तो इसको छोड़ना इसको छोड़ना, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अब R3 का जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था R2 से, उसी तरीके से हम R3 का अब मल्टीप्लाई करेंगे R1 से इसके कोफैक्टर्स के लिए। तो 8 × 4 32 -4, 32 - 4 कितना आएगा 28। अब 28 आ गया, लेकिन साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा -28 आ गया। अब किसका करेंगे उसी तरीके से 8 × 8 64 - 2, 64 - 2 62, लेकिन साइन देखो ये प्लस है, अब प्लस होने की वजह से इसमें साइन चेंज नहीं होगा 62 ही रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कोफैक्टर निकालना है तो हमें इसको भी छोड़ना रहेगा इसको भी, तो हम कहाँ आ गए इस जगह पे आ गए 2 × 8 16 - 4, 16 - 4 12। अब साइन पे आ जाओ, साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो -12 आ गया। ओके, अब R3 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं ऊपर, क्योंकि अब हमें लिखने हैं इसके कोफैक्टर। इसके कोफैक्टर लिखने हैं तो हमें इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा और जिस एलिमेंट को लिख रहे हैं उस कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसका लिखेंगे पहले तो हमें इन दोनों को छोड़ना है, तो किस पे आ गए 4 × 4 16 - 18, 16 - 18 कितना आ गया -2 आ गया, और यहाँ साइन किसका है प्लस का,
प्लस का साइन है -2, तो कहाँ लिखा जाएगा, इस जगह पे -2। ओके, अब हम आते हैं इस पे 4 × 8 32, क्योंकि इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा, तो 4 × 8 32 -4 कितना आ गया 28। अब 28 आ गया और साइन किसका है, ये माइनस का, तो -28 हो गया। अब -28 के बाद में अब आते हैं लास्ट इस पे, यानी इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको छोड़ना है इसको, तो 9 × 8 72 -8 और साइन प्लस का है तो 64, ये सीधा सीधा आ गया। तो ये एडजॉइंट आ गया। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता, बड़े इजीली निकाल लेते हैं इसको। तो आप चाहो तो डिटेल में इसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या है कि मैं R1 ये है और ये C1 है इसका एडजॉइंट का, ये एक्चुअल में क्या है R1 के कोफैक्टर ही हैं, और ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो के उसके कोफैक्टर्स के साथ में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो और उसका सम कर दो तो डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, 8 × 64 प्लस 4 × -12 प्लस 2 × -5 ये कर दिया। तो 512 64 × 8 512 -48 -10 ये आ गया 452 इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर ये 0 आ जाता तो इसका लिख देते हैं कि हैंस ए इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ 0 नहीं है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1/454 और इसको एज इट इज लिख दिया एडजॉइंट को। ठीक है, तो ये ए इन्वर्स हो गया। अब अगर आप चाहें कि भाई चेक करें कि इसको सही है या गलत है, तो इस ए का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दिए 454 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। आइडेंटिटी नहीं मिलेगा तो ये गलत है, लेकिन ये आइडेंटिटी मिलेगा क्योंकि ये सही है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, मैंने ले लिया 133 143 134। अब ये कह रहा है कि इसका इन्वर्स पता करो एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसके लिए क्या करना अपन को, देखो लिख लिया मैंने मैट्रिक्स, इसके बाद में डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल दिया है। पहले एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकालने के बाद में क्या कि भाई 1 है तो क्या किया 16 - 9 7, फिर 4 - 3 1 माइनस का आ जाएगा। इसके बाद में फिर किया इसका 3 - 4 -1 ये आ गया। इसके बाद में यहाँ चले 12 - 9 3 आ गया माइनस का। साइन का अपना ध्यान रखो, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, तो साइन के हिसाब से आप लिखते चले जाइए और ये आपका एडजॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट आपने लिख लिया। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1/1 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, ए इनवर्स हो गया। अब वही चीज़ मैंने कहा कि वेरीफाई करना है, तो ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स ये लिखा ही है आपका। डिटर्मिनेंट आपका आ ही गया था 1, यहाँ से जब करोगे तो 1 आएगा ये। तो ये ए इनवर्स ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही इसका मल्टीप्लाई C1 से, तो 7 - 3 -3 7 - 6 1 हो गया। ऐसे ही 7 × 3 21, ये -12 - 9, तो -12 - 9 कितना हो गया -21 प्लस 21 के साथ में 0। तो ये सब के सब क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ये क्या आएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये जो ए इनवर्स निकला है वो सही है। तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिया है हमने, इस एग्जाम्पल को देख लें। इस एग्जाम्पल में क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 10x - 10x 1 2/2 का, और इसने कहा है कि सो दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू cos 2x sin 2x - sin 2x cos 2x। ठीक है, मतलब ये है कि 2/2 के मैट्रिक्स में आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने निकाल दिया। इस R1 को C1 में लिख दिया, इस R2 को C2 में लिख दिया, हो गया ट्रांसपोज। अब इनवर्स निकालने में भी 2/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं। एडजॉइंट लिखने में क्या है 1 1, तो ये एज इट इज आ गए, क्योंकि एक्सचेंज करोगे तो वही चीज़ आएगी। यहाँ साइन चेंज कर दिए तो -10x, ये +10x हो गया। डिटर्मिनेंट निकाला इसका ए का, तो 1 फिर माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 10² x आ गया। तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो 1/1 + 10² x डिटर्मिनेंट हो गया। एडजॉइंट हमने ये लिख दिया 1 10x - 10x 1, तो आपका ये भी है और ये भी है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, तो मैंने पहले ट्रांसपोज लिख दिया, फिर ए इनवर्स लिखा है। तो ए इनवर्स क्या है आपका, ए इनवर्स क्या है
1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर ये मैट्रिक्स आपने लिख दिया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को यहाँ लिखा रहने दो, तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा रहने दिया। इसका मल्टीप्लाई किया तो देखो फर्स्ट R1 का इस C1 से तो 1, फिर माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये लिख दिया, फिर इससे माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स, दोनों हो गई माइनस 2 10x। अब इसका किया इससे तो 10x प्लस का 2 10x हो गया, यहाँ करोगे माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई किया इसका तो ये अपॉन में है तो अपॉन में आएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसे इसको लिख दिया 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। ये किसका फॉर्मूला है? cos 2x का, मैंने cos 2x लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला है? sin 2x का, sin 2x माइनस है माइनस, ये sin 2x का, ये cos 2x का, यही प्रूव हो गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में अब होमवर्क आप नोट कर लीजिए। देखो एक ये एग्जाम्पल है, इसको अपने आप करना। ये मैंने लिखा है कि एक मैट्रिक्स है 2/2 का, ये बी मैट्रिक्स है, इसको वेरीफाई करना है दैट A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले A इंटू बी कर लेना, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा 2/2 का, जैसे ये मिला है। और इसका इनवर्स निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट, तो इनवर्स मिल जाएगा इसका। फिर इन दोनों के इनवर्स निकालोगे, बी का और ए का, इस क्रम में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम आने चाहिए, तो वेरीफाई कराया है। इसको आप अपने आप करना। ये मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन है ये। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 1 2 देन फाइंड ए इनवर्स निकलवाया है एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ ए इज इक्वल टू 3 7 2 5 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 7 9 प्रूव दैट ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ ए इज इक्वल टू 1/9 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 4 देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 - 1 देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब। इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ ए इज इक्वल टू 5 0 4 2 3 2 1 2 1 एंड v इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4 देन फाइंड a इंटू बी होल इनवर्स। ये आपको पता करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स में लिख दिए 1 2 5 1 - 1 - 1 2 3 - 1। इसका इनवर्स निकालना है आपको। सेकेंड है 3 1 2 1 - 1 2 1 2 3, इसका इनवर्स। थर्ड है 1 4 1 2 1 3 1 2 3, इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने से पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तभी आप इनवर्स की तरफ बढ़ोगे। अगर 0 आ जाता है तो लिख दोगे हैंस ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट।